अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से पहले हम ये देखना चाहेंगे कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो किस सिस्टम के अंदर होता है। उस सिस्टम को हम नाम देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम का नाम देते हैं। ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ बॉडीज जो मौजूद हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स से एक्सर्ट कर रही हैं, लेकिन उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अमल ना करे, वो सिस्टम जो है वो क्या कहलाता है? आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। कैसे डिफाइन किया है? इट इज ए सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल एजेंसी एक्सर्ट एनी फोर्स। कि ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर किसी किस्म की कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल ना कर रही हो, वो सिस्टम क्या कहलाता है? आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। अगर हम इस तरह से डिफाइन नहीं करना चाहते तो हमारे पास एक और डिफाइन भी है, व्हेन नंबर ऑफ बॉडीज इन ए सिस्टम कोलाइड टुगेदर। कि एक सिस्टम के अंदर जब बहुत सी बॉडी एक दूसरे के साथ कोलाइड करती हैं एंड एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, वो एक दूसरे के ऊपर क्या लगाती हैं? फोर्स लगाती हैं। बट नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन देम, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, वो हमारे पास क्या कहलाता है? आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। अब आइसोलेटेड सिस्टम की जो सिंपल सी एग्जांपल है वो हमारे पास गैस कंटेनर की है, या गैस विसल है, ग्लास विसल कह सकते हैं। कि अब गैस के पार्टिकल जो हैं, मॉलिक्यूल जो हैं, वो एक दूसरे के साथ रैंडमली मोशन के अंदर अट्रैक्टिवली है एक दूसरे के साथ क्या कर रहे होते हैं? कोलाइड कर रहे होते हैं, स्ट्राइक कर रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर। वो एक अपनी फोर्स एक दूसरे के ऊपर तो लगा रहे होते हैं, लेकिन बाहर से एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रही होती। तो ऐसा सिस्टम जो है वो क्या कहलाता है? आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो मेन टॉपिक आज का वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कि अगर कोई सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम वर्क कर रहा है इन आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, तो उसका जो टोटल मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम जो है वो हमारे पास क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कैसे डिफाइन करते हैं? टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। ऐसा सिस्टम है के अंदर जिसके अंदर उसका टोटल लीनियर मोमेंटम तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन उसके ऊपर किसी किस्म की एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होती। दूसरा डिफाइन भी है इसका कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर किसी भी सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होता है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? पी मोमेंटम है, पी के साथ डिनोट किया जाता है इज इक्वल टू कांस्टेंट। वैसे हमारे पास लीनियर मोमेंटम जो होता है वो किसके बराबर होता है? पी इज इक्वल टू एम वी। आइए अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, क्या वाकई ऐसा होता है। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो बॉडीज हैं। कौन सी बॉडी है हमारे पास? कंसीडर टू बॉडीज मूव विद वेलोसिटी v1 एंड v2 वेलोसिटी, जिसका मासेस हमारे पास रेस्पेक्टिवली m1 और m2 हैं, और इन द सेम डायरेक्शन क्या कर रहे हैं? वो मूव कर रहे हैं। लेट्स सपोज दैट v1 इज ग्रेटर देन v2। अगर यहाँ पे हम सपोज कर लें कि v1 जो वेलोसिटी है मास m1 की, वो क्या है? लार्जर है एज कंपेयर टू दैट ऑफ m2। आफ्टर सम टाइम, कि वो हमारे पास कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाते हैं? कोलाइड करते हैं। आफ्टर सम टाइम एक दूसरे के साथ वो क्या कर जाते हैं? कोलाइड कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? एक दूसरे के साथ वो कोलाइड कर जाते हैं। कोलाइड करने के बाद इनके ऊपर दो फोर्सेस लगती हैं इन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। किसके अंदर? अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होता है और ये बॉडी इसके ऊपर, एक को मैं कह देता हूँ F है और एक को मैं कह देता हूँ कि मेरे पास कौन सी है? F डैश है। ये हमारे पास m1 है और ये हमारे पास कौन सा है? m2 है। अब आफ्टर सम टाइम जब वो कोलाइड करते हैं तो वो एक दूसरे से फिर क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं, और उनकी जो फाइनल वेलोसिटीज हैं वो हमारे पास क्या हो जाती हैं? v2 डैश और v1 डैश। फिर हमारे पास उसकी जो वेलोसिटी है वो भी इन सेम डायरेक्शन के अंदर होती है। अब यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं
कि हमारे पास इसके ऊपर जो मोमेंटम आता है वो मोमेंटम जो इनिशियल है या बिफोर है वो हम कैसे करते हैं। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ मास m1, कि हमारे पास m1 के लिहाज से जो चेंज इन मास आता है ऑफ मास फॉर ए टाइम इंटरवल, जो उसको यहां से यहां तक जाने के लिए इंटरेक्ट करने के लिए लगा, वो कैसे होगा। द चेंज इन मोमेंटम of mass m1 for time t is equal to, वो कौन सा होगा हमारे पास, m1 का जो इनिशियल मोमेंटम है वो m1 v1 है और फाइनल मोमेंटम जो है m1 v1 डैश है। तो हम यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम देख रहे हैं तो वो हमारे पास होता है कि हमारे पास फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास m1 v1 डैश माइनस m1 v1 के साथ यहाँ पे हम इसको क्या कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। देन रेट ऑफ चेंज ऑफ जो टाइम है हमारे पास, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, कि इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही थी, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑन द मास m1 मास is equal to the force on body m1 is equal to the force, वो हमारे पास किस तरह से आती है, वो है हमारे पास F इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास, mv m1 v1 डैश माइनस m1 v1 ओवर हमारे पास क्या चीज़ है, t है। t को अगर टाइम को दोनों साइड पे मल्टीपल करें तो हमारे पास है f मल्टीपल बाय t इज इक्वल टू m1 v1 प्लस माइनस m1 v1 आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन के आगे उसकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब सेम लाइक दैट हमारे पास चेंज जो आता है हमारे पास मोमेंटम का m2 के लिहाज से, तो क्या आएगा, द चेंज इन momentum of mass m2 for time t is equal to, वो हमारे पास है m2 v2 डैश माइनस है m2 v2, देन फोर्स एक्टिंग ऑन the body m2 is, वो किसके बराबर है हमारे पास, इसको मैं कह देता हूं कि हमारे पास f डैश है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास m2 v2 डैश माइनस m2 v2 ओवर हमारे पास आ जाएगा टाइम इंटरवल। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा f क्रॉस t इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 v2, और ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या करेंगे, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या बनेगा हमारे पास, इधर हमारे पास आ रहा है m1 v1 डैश माइनस m1 v1 प्लस में हमारे पास है m2 v2 डैश माइनस m2 v2 इज इक्वल टू हमारे पास है
एफ क्रॉस टी प्लस में एफ डैश क्रॉस टी एडअप फॉर्म में लेके आए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास उसकी वी डैश वाली को इकट्ठी कर लें और जो हमारे पास उसकी लीनियर थी उसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास m1 v1 डैश माइनस m2 v2 डैश प्लस हमारे पास आ जाएगा माइनस आ जाएगा हमारे पास इधर क्या है वो m1 v1 माइनस आ गया हमारे पास m2 v2 इज इक्वल टू, यहाँ से अगर टाइम को मैं कांस्टेंट लूँ तो मेरे पास आता है f प्लस एफ डैश। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखें, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन देन f इज इक्वल टू माइनस एफ, सो f माइनस f इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देन ये वाला इक्वेशन जो है हमारे पास, जिसको मैं a का नाम दे देता हूँ, वो क्या बनता है, वो हमारे पास आ जाएगी m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश माइनस m1 v1 माइनस आ जाएगा m2 v2 इज इक्वल टू टाइम इंटू 0। तो टोटल हमारे पास जो आया वो क्या बन रहा है हमारे पास m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश माइनस m1 v1 माइनस m2 v2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। तो देन हमारे पास लीनियर मोमेंटम को अलग कर सकते हैं और फाइनल मोमेंटम को अलग कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, ये दोनों नेगेटिव टर्म दूसरी साइड पे जाके m1 v1 प्लस m2 v2 आ जाएगा। r हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर ले आए इनिशियल को, क्या आ जाएगा हमारे पास m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ये हमारे पास आ गया उसका इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, कि हमारे पास उसका जो टोटल मोमेंटम है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको कि ये हमारे पास है इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो क्या होता है और इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इस कैलकुलेट करने से पहले हमने आइसोलेटेड सिस्टम देखा है, आइसोलेटेड सिस्टम के बाद हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को एक्सप्लेन आउट किया है कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो कैसे फाइंड किया जाता है। और ये हमारे पास एप्लीकेशन है थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, उसके अंदर हमने बताया था कि एवरी एक्शन हैव ए रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। जहाँ पे भी देख लें कि हमारे पास क्या था, इक्वल एंड क्या था हमारे पास अपोजिट इन डायरेक्शन के अंदर जो फोर्सेस लग रही थी, इसी अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से हम न्यूटन जो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उसको सेटिस्फाई करवाते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।